This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट के ग्राफ को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई ECG को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, क्योंकि ऊपर नीचे होती रही। -87 पे चली गई थोड़े खुलने के थोड़ी देर बाद, उसके बाद जिग जैग करते हुए 49 प्लस 39,301 का लेवल देखा हमने। उसके बाद 90 माइनस फिर से हो गई और फिर जिग-जैग करते हुए 68 प्लस और अभी -29 पे खड़ी है। और अगर कल की बात की जाए तो कल गोरों ने 4.4 मिलियन के शेयर ख़रीदे, जबकि आप लोगों ने 3.6 मिलियन के शेयर बेच दिए। और गोरों के परचेजिंग की वजह से कल 65 पॉइंट बढ़ी। अब बात ये हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, इसलिए जो है ना अब इसको गिरना बहुत ज़रूरी है। और बड़े बड़े पंडित जो हैं वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, और यही वजह है कि आप लोग नर्वस होकर बेचना शुरू कर दिया। आपने कल भी बेचा, आज भी, परसों भी बेचा आप लोगों ने। तो फिर ऐसे मेरे शो करने का क्या फ़ायदा, मुझे इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है अगर आप लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर सकूं कि कोई गिरने होने का सवाल नहीं है। मईशत जो आगे बढ़ी तो बढ़ी, जो मईशत 47 में थी वो आज नहीं है, जो 65 में थी वो आज नहीं है, जो 80 में थी वो आज नहीं है। 88 पे शेयर की मार्केट जो थी 800 की थी। जब मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि आप लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, 1/3, कभी नहीं कहा कि सारा पैसा एक शेयर मार्केट में लगाओ। हमने कहा 1/3 आप शेयर मार्केट में लगाओ, 1/3 आप प्रॉपर्टी में लगाओ, 1/3 आप फिक्स्ड इनकम में लगाओ, बॉन्ड्स वगैरह में। तो उस वक्त 8,000 थी, 800 थी, तो फिर वो 1200 पे गई। तो लोगों ने कहा 1200 पे आ गई, अब तो गिरना है। और थोड़ी सी गिरी भी। फिर नवाज शरीफ साहब पावर में आए तो ये मार्केट पहली दफ़ा 2,500 पे चली गई। लोगों ने बहुत ऊपर आ गई है, अब इसको गिर के वापस 800 पे जाना चाहिए। हम लोगों को समझाते रहे कि भाई मईशत के डायनामिक्स बदलते जाते हैं, वो दौर एक जो गुज़र गया वो गुज़र गया, आगे हम निकल आए हैं, चीज़ें बदल जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो जिस ज़माने में ये हमारी मार्केट 800 की थी, तो उस ज़माने में जो मुझे याद आता है, ये डॉ जोन्स जो था वो 3,500 का था। आज डॉ जोन्स जो है कहाँ पहुँच गया, स्टैंडर्ड पुअर 20,000 रिकॉर्ड लेवल पे आ गया। तो अगर हम भी रिकॉर्ड लेवल पे आ गए तो आ गए। मईशत की सिचुएशन बदल चुकी है। 92 में चाइना कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। सिर्फ वहाँ लोग पजामा पहन के साइकिल चलाया करते थे बड़े लोग, और आम आदमी पैदल चलता था। 600 रुपये वहाँ की तनख्वाह होती थी। आज चाइना में मिलियनर्स की कम लाखों लाख मिलियनर्स हैं जो लंबरगिनी और मर्सिडीज चलाते हैं। तो आप कहें कि नहीं, चाइना को वापस 92 वाला हो जाना चाहिए, तो ये मंतक बिल्कुल गलत है कि मार्केट क्योंकि ऊपर आई है अब इसको नीचे जाना है। और लोग आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने अच्छे शेयर्स बेच रहे हैं, और वो गोरे ख़रीद रहे हैं या दूसरे लोग ख़रीद रहे हैं। आपको तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, दूसरों को फ़ायदा हो जाएगा। फिर हमारी मईशत के बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, सिर्फ हमें नौकरी मिल जाएगी और तो कुछ नहीं मिलेगा। चाइना में गवर्नमेंट ने कहा कि जी कैपिटलिज्म लाए, इसलिए कि वहाँ पे जॉब नहीं थी बिल्कुल। 600 में भी काम करने के लिए लोग ढूंढते फिरते थे, काम ही नहीं था, क्योंकि सारा कुछ नेशनलाइज हो गया। सारे पढ़े लिखे लोगों को मार दिया गया, भगा दिया गया। तो सोसाइटी सो गई 1949 के बाद से। 92 में डेंग ज़ोपैंग एक लीडर पैदा हुआ जो कि ख़ुद बहुत बड़ा कम्युनिस्ट था। उसने कहा कि इट डज़न्ट मैटर कि द कैट इज़ वाइट और ब्लैक एज लॉन्ग इज इट कैचेज़ द माइस। उसका मुराद था जॉब क्रिएशन से। उसने कहा कम्युनिज्म के ज़रिए तो कुछ हुआ नहीं, तो अब चलो कैपिटलिज्म के ज़रिए से जॉब क्रिएट की जाए। और उसने इस बात को अपना अना का मसला नहीं बनाया कि जी मैं तो शुरू से कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ था, कैपिटलिस्टों को मारता रहा और मैंने कितने 100 लोगों को अपने हाथ से मार दिया। 17 साल की उम्र से वो स्ट्रगल करता रहा और 67 एज में उसने अपने आप को चेंज किया और कहा कि इट डज़न्ट मैटर, मेरे अना का मसला नहीं है, मेरे बच्चों की जॉब का मसला है। और उसने कहा
ओवरसीज चाइनीज़ को हाथ जोड़े कि प्लीज़ आप लोग वापस आ जाओ। ओवरसीज चाइनीज़ ने जवाब दिया कि आप वही हो जिसने हमें इतना मारा, हमें इतना भगाया, और आप कहते हो वापस आ जाओ, हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते। नहीं आए ओवरसीज चाइनीज़। ये बार बार उनसे प्ली करता रहा। उसको पता था कि ओवरसीज चाइनीज़ जो हैं उनके पास उस ज़माने में $5 ट्रिलियन था जो अमेरिका में इधर उधर बैठे हुए थे। उसने सोचा कि ये अगर आ गए तो चाइना को बदल देंगे। फिर उसने मिन्नत समाजत की कि ठीक है, हम लोग तो हैं, कमीने हैं, हमें छोड़ दे, लेकिन ये जो यहाँ आपके रिश्तेदार जो रह गए वो तो गरीब हैं, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, कोई चचा है, कोई मामू है, तो इनकी मदद के लिए आप लोग आ जाएं। और आस्ते आस्ते हाँ, उसके लिए फिर उसने कहा कि आप लोगों को ख़तरा होगा कि फिर से हम ना आपसे छीन लें, फिर से कम्युनिज़म ना ले आएँ। तो इसलिए उसने कहा कि जैसा हांगकांग का एक मॉडल बना हुआ है, ऐसा ही मॉडल हम आपको बना के दे देते हैं हांगकांग के पास ही। एक ज़मीन उसने कहा कि ये हम आपके लिए दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग आओ, यहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाओ, आपकी पुलिस हो, आपकी कोर्ट हो, आपका सब कुछ हो, फ्री इकनॉमिक जोन होगा, यहाँ आप आएँ, अपना कारोबार करें, अपना एक्सपोर्ट करें, हम गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, ना आपसे कुछ लेगी ना देगी, आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट हमें दे दें इस जगह की जो आपको समझ में आता है, लेकिन मेन मकसद है कि हमारे बच्चों को जॉब मिल जाए। ये 600 की तनख्वाह नहीं मिलती इनको साल भर, महीने भर की, तो आप लोग आएँ, इनको आप जो भी मुनासिब समझे दे दे, कोई कायदा कानून नहीं होगा। फ्री ट्रेड जोन बनना शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। डेंग जियाओपिंग के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मूवमेंट चली, कम्युनिस्टों ने उसको बहुत मारा, उसके बच्चे को, जवान बच्चा था उसका, उसको धक्का मारा, वो गिरा नीचे, हमेशा के लिए माजूर हो गया, वो कोमा में चला गया। लेकिन फिर भी डेंग जियाओपिंग अपने मिशन से नहीं हटा। उसने कहा मुझे जितनी दफ़ा मारना मारो, मेरे बच्चों को मारो, लेकिन मैंने जो ये एक अहद किया है कि चाइना में गुर्बत ख़त्म करना है, चाइना में बच्चों को जॉब देनी है, वो तो मैं करूँगा और मैं करता रहूँगा। उसने फिर करता गया, 2-3 दफ़ा उसको पर्च किया गया, उसके बावजूद वो करता गया। और आज चाइना कहाँ है आपको पता है? सबसे ज़्यादा दौलत उसके पास, सबसे ज़्यादा अमीर उसके पास। मईशत की अगर सही मेजरमेंट की जाए तो शायद वो नंबर 1 मईशत है, अमेरिका से भी बड़ा है। डॉलर टर्म में अमेरिका ज़रा बड़ा नज़र आता है, 16 ट्रिलियन, चाइना इज़ अराउंड 6 ट्रिलियन नाउ। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की जाए तो चाइना शायद बड़ा है अमेरिका से भी। अब अमेरिका वाले उससे जलने लगे। वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं जी चाइना ने हमें मार दिया। $550 मिलियन का जो है हर साल उसको ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, यानी उतना पैसा अमेरिका से निकल के चाइना पहुँच रहा है। जॉब्स भी जितनी थी उठ के चली गई चाइना अमेरिका के, चाहे वह एप्पल हो, चाहे सिस्को हो, सारा कुछ बन रहा है चाइना में, और अमेरिका में जॉब नहीं है इस वक्त। अमेरिका में बकौल बैरी सैंडर्स के कालों में 50% लोग जवान जो हैं वो बेकार हैं, और एवरेज जो गोरे भी हैं उनको भी आप मिला लें तो 15% लोग वहाँ बेकार हैं, काम नहीं है, क्योंकि सारी जो जॉब क्रिएशन होती है वो फैक्ट्रियों में होती है। फैक्ट्रियाँ तो सारी चाइना मूव हो गई। उसके अलावा हाई टेक जो प्रोग्रामिंग वगैरह के काम थे वो इंडिया मूव हो गए, तो जब अमेरिका में काम ही नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा उस पर रिजर्वमेंट है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत ही ख़तरनाक बातें हो रही हैं। प्रोटेक्शनिज़म की बात हो रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना से एग्रीमेंट था जिसके तहत चाइना ने हमें इस तरह बेवकूफ़ बनाया उसको मैं ख़त्म करूँगा। मैक्सिको के साथ जो एग्रीमेंट है नाफ्ता का, उसको कहता है चेंज करूँगा ताकि मैक्सिको के लोग इतना ज़्यादा एडवांटेज हमसे ना उठाएं। तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली अमेरिका में। अमेरिका इसी प्रोसेस में इतना बड़ा मकरूज़ हो गया कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। डोनाल्ड ट्रंप आजकल कहता है 23 ट्रिलियन की बात करता है, पहले वो प्रोजेक्टेड फिगर है, वैसे अभी 21 ट्रिलियन का डेफिसिट हो चुका उसको, जबकि चाइना जो है आराम से 6 ट्रिलियन कैश के ऊपर बैठा हुआ है। तो कितना बड़ा कंट्रास्ट है। और क्या हुआ, फ़र्क क्या है? चाइना में एक लीडर आया डेंग जियाओपिंग, जो अवाम अपने बच्चों की जिसको फ़िक्र थी, बूढ़ों की नहीं थी। कहता बूढ़े तो अब हम तो बूढ़े हो गए, हम तो मरने वाले हैं, वी डोंट केयर अबाउट द ओल्ड पीपल। कम्युनिस्ट थे जो भी थे, बच्चों को क्या होगा, बच्चे को कहाँ से जॉब दूँ, इतनी बड़ी आबादी। उस ज़माने में 1 बिलियन की आबादी थी चाइना की। बहुत हेरिकलियन टास्क था कि इतने लोगों को जॉब दिलाई जाए। लेकिन आज आप देख लें कि वहाँ एवरेज 40,000 रुपीज़ की सैलरी है, कहाँ 600, कहाँ 40,000, और कहाँ
एक मज़े की बात आपको अपनी ज़ाती बताऊं कि मैं अपने आप को बहुत ही बहादुर इंसान समझता हूं, बहुत ही हिम्मत वाला, डरता नहीं हूं, बहुत अच्छा बैंकर भी रहा, बहुत बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट्स किए, बड़े बड़े मुल्कों पे अपनी ओपिनियन दे के उसके ऊपर रिस्क कमाया। मिसाल के तौर पे ईरान का मैं बड़ा एक्सपर्ट था, इराक का बड़ा एक्सपर्ट था। जो दूसरा बैंकर उनके एलसी को इंडोर्स नहीं करता था वो मेरे पास आते थे, मैं कर देता था आउट ऑफ ऑफिस इन दुबई एंड नैरोबी। तो जब चाइना की एलसी आ जाती थी मेरे सामने, ज़्यादा नहीं 200-300 मिलियन डॉलर की, तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते थे। ईरान के लिए नहीं फूलते थे, चाइना के लिए फूलते थे। ये 92 से पहले की बात है। और वो मुल्क जिसका 500 मिलियन की एलसी को तारिक खान जैसा बैंकर इंडोर्स करने से, इंडोर्स से मुराद ये होता है कि चाइना ने एक कोई चीज़ मंगाई 500 मिलियन की कहीं से, और उस मुल्क को ख़तरा ये हो कि चाइना पैसा देगा कि नहीं देगा, बैंक ऑफ चाइना की एलसी ऑनर होगी या नहीं होगी, चाइना के पास 6 महीने के बाद इतना पैसा होगा कि वो इस एलसी को सेटल कर सके या नहीं। तो वो बड़े बैंकर्स के पास आते हैं, जैसे मेरा बैंक था उस ज़माने में ABN AMRO, दुनिया का बड़ा बैंक। वो आते थे कि साहब आप खाली एक ठप्पा लगा दें इसके ऊपर कि अगर बैंक ऑफ चाइना ने पैसा नहीं दिया तो ABN AMRO आपको 6 महीने बाद पैसा दे देगा और बैंक ऑफ चाइना से वो वसूलता रहेगा। उसकी फ़ीस होती थी जनाब 0.5% पर मंथ चाइना की, फिर भी मैं डरता था करने से। तो मेरी भी सोच गलत थी। जब मैं हांगकांग शंघाई बैंक में आया तो मुझे कहा गया कि आप चाइना को देख लें, छोड़ दें इंडोनेशिया वगैरह को, ये चाइना जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। लेकिन मेरी समझ बहुत कम थी उस वक्त। अब मैंने कहा नहीं भाई, मैं चाइना को नहीं देखता, क्योंकि चाइना में तो कुछ नहीं है अभी। उन्होंने कहा कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ यही होने वाला है। मेरी समझ में नहीं आती थी बात कि एक कम्युनिस्ट मुल्क इस तरह से तरक्की कर जाएगा। और मैं बड़ा खुश था अपने दूसरे फार ईस्ट के कंट्रीज़ को देखने में। इंडोनेशिया मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ग्रोथ नज़र आती थी। मलेशिया में बहुत ग्रोथ नज़र आती थी, वियतनाम में ग्रोथ नज़र आती थी, कोरिया में नज़र आती थी, थाईलैंड में नज़र आती थी। तो मैंने कहा चाइना को मैं नहीं देखता हूँ, मुझे सिर्फ चाइना दिया जा रहा था, जबकि ये 5-6 कंट्री छोड़ने के लिए बात हो रही थी। तो ये होता है जनाब, हिस्ट्री बदलती रहती है, कोई एक जैसी नहीं रहती है। आप कहें तो और पीछे हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। अगर 1757 की आप बात करें, जब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों ने हराया, उस वक्त मईशत क्या थी, अक्सर लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पढ़ाया जाता हमारी यूनिवर्सिटी में। मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया कराची यूनिवर्सिटी से, टॉप किया, सेकंड पोजीशन ली, हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री में टॉप किया, सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आया। लेकिन मुझे हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया कि हमारी मईशत कैसी थी अंग्रेज़ों के आने से पहले। बहुत बाद में जाके एम्स्टर्डम की लाइब्रेरियों में, लंदन के लाइब्रेरी में ये पढ़ा कि ये जो रौनक आपको लंदन या एम्स्टर्डम में नज़र आती है वो मरहून मिन्नत है उस लूट मार की जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने या डचों ने आके इस इलाके में की। अंग्रेज़ कुछ भी नहीं था 1757 से पहले, और इंडिया सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड था विद ए GDP शेयर ऑफ 30% ऑफ वर्ल्ड GDP, और चाइना नंबर 1 था विद 33%। उसके बाद नंबर आता था इंडोनेशिया का, जिसकी शेयर जो था 14% था। उसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता था 6%। जब अंग्रेज़ गए 1947 में, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के हम लोगों की मईशत जो है 30% के बजाय 3% रह गई। लंदन जहाँ कीचड़ भरे होते थे रोडों पे, वहाँ लंबे लंबे बूट पहन के आते थे जेंटलमैन, गाड़ियों में स्टेप लगा के, और वहाँ जूते की सफाई बड़ी दौलत की निशानी समझी जाती थी। वो क्या बन गया और हम लोग कहाँ से कहाँ नीचे चले गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा एक निज़ाम बनाया लूटने का जिसकी आपको नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। बेइंतहा जुल्म का निज़ाम था। उन्होंने 80% टैक्स लगा दिया नेट इनकम ऑफ एग्रीकल्चर पे, यानी अगर आप 100 कमाओ तो 80 दे दो गोरे को। और साथ साथ उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं हैं, हमारी औरतें बेकार बैठी हैं। तो इंडिया में जो उस ज़माने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री घर घर में हुआ करती थी, हर घर में एक चरखा या वीविंग की मशीन होती थी, और घर की बच्चियां और औरतें दोपहर को उस पर काम करती थीं, और इतना कमाती थी, इतना वैल्यू एडिशन था। अगर आप, मेरे पास डाटा मौजूद है कि अगर आपने 100 रुपये का
रुई खरीद के लाए, धागा बनाया तो वो 300 का हो जाता था। उस 300 के धागे से अगर आपने कपड़ा बनाया तो वो 600 का हो जाता था। तो घर की औरतें, बच्चियां इतना कमाती थी उससे कि 1/3 आमदनी उससे आया करती थी। अंग्रेज़ ने कहा कि ये भी सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दो। कहने लगा कि चलो ये सारा धागा जो है, रुई जो है, इंग्लैंड एक्सपोर्ट करो, धागा होगा बनाना बंद कर दो यहाँ पे। तो सारी धागे उठ के वहाँ चले गए। वहाँ के मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में और जगह पे स्पिनिंग मिल लग गई, वहाँ धागा बनना शुरू हुआ। फिर कपड़े की मशीनें लग गई, कपड़ा बनना शुरू हुआ। आखिर में सूट तक सिल के आना शुरू हो गया इंग्लैंड से। तो जब गांधी ने 1920 में मुहिम चलाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसने कहा कि मईशत को इनके मारो। उसने अपना कोट, अपना पैंट, अपना बाहर का बना हुआ जूता जला दिया, फेंक दिया और कहा कि आप लोग घर में धागा लो, फिर से अपने घर में इंडस्ट्री क्रिएट करो। और वो जो चरखा आप देखते हैं इंडियन फ्लैग के ऊपर, वो उसी की निशानी है सब सफिशेंसी की। और उसने खद्दर पहनना शुरू कर दिया जो कि घर पे बनता है। और उसने कहा फाइन क्लॉथ मुझे नहीं चाहिए इंग्लैंड का। तो इस तरह से उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू की और आखिर में 47 में इनको भगाया। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ 1947। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अंग्रेज़ों ने स्टैफल बंद करना शुरू किया 1747 में, 1830 तक सारी की सारी इंडस्ट्री इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। इंडिया में कपड़ा बनना बंद हो गया। घर में औरतों की जो आमदनी थी वो ख़त्म हो गई। मर्द जो खेती करता था उसका 80% ले लेते थे, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं था। किसी साल अच्छी फसल नहीं हुई तो कहत आ जाती थी। और उसके साथ साथ दूसरा काम जो उन्होंने किया, 60% गोरा उठ के इंग्लैंड से आ गया इंडिया जॉब करने के लिए। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें वीज़ा देने पे रुकावट पैदा करते हैं। उस वक्त किसने वीज़ा दिया था इनको आने का, क्यों आए ये? 60% लोग आए, SHO से लेके, जज से लेके, तमाम ऑफिसेज और जॉब्स में, इवन रेलवे में ये आके बैठ गए और यहाँ से 10 मिलियन पाउंड का वो रेमिटेंस करते थे। 1860 की बजट आपको बताऊं, 1860 में जो बजट था वो था 60 मिलियन का। उसमें से 18 मिलियन से लेके 21 मिलियन जो था वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था सो कॉल्ड ट्रांसफ़र्स के नाम पे। ये अंग्रेज़ अपना भत्ता ले जाता था और कहता था कि ये जो वहाँ होम ऑफिस है उसका एक्सपेंडिचर है। होम ऑफिस में 4 आदमी थे और उसके लिए 21 मिलियन किस बात की, लेकिन ये क्लियर कट लूट थी। 21 मिलियन ये और 10 मिलियन जो अंग्रेज़ आ गए थे पाकिस्तान इंडिया में, वो रेमिटेंस भेजते थे। जैसे आजकल हमारे भाईबंद सऊदी अरेबिया वाले से 5 बिलियन भेजते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 30-31 मिलियन पाउंड जो था हर साल अंग्रेज़ ले जाता था लंदन। वहाँ जाके वो इन्वेस्ट होता था, वहाँ इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, घर बनना शुरू हुए, वहाँ की मईशत चमक गई। हमारी मईशत इसी तरह सुकड़ती चली गई इस लूट मार के तहत। 3 करोड़ लोग भूख से मर गए इंडिया में अंग्रेज़ के दौर में, क्योंकि कहत हो जाता था, सेविंग उनके पास होती नहीं थी। पता चला एक जगह अनाज मौजूद है लेकिन दूसरी जगह लोग भूख से मर रहे क्योंकि उनका परचेजिंग पावर नहीं था। अगर पैसा हो तो चीज़ हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन नहीं। और इसी दौरान अंग्रेज़ जो था एक्सपोर्ट करता चला गया अनाज, क्योंकि अनाज ही को लेके जाता था बाहर। जो 21 मिलियन ले जाता था वो अनाज की सूरत में ले जाता था और जाके उसको पूरी दुनिया में बेचता था। पता नहीं 21 को वो 50 में बेचता होगा दुनिया भर में। ये है सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ इंग्लैंड। इसी तरह डच, जहाँ मैं बहुत रहा हॉलैंड में, ABN AMRO के साथ लंबा एसोसिएशन रहा। उन्होंने वहाँ की हिस्ट्री जाके पढ़ी तो पता चला कि ये तो इतने फ़कीर गरीब थे कि इनकी गुर्बत का कोई मिसाल ही नहीं। इनके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे तो ये कागज़ सीनों पे रख के बैठे रहते थे। डच इतने गरीब थे, छोटी सी आबादी, सर तरीन इलाका। लेकिन जब वो पहुँच गए इंडोनेशिया, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत पे कब्ज़ा कर लिया इन्होंने। और कब्ज़ा कैसे कर लिया? झूठ से, जुल्म से, धोखाधड़ी से और बेइंतहा कत्ल करके। तो वहाँ की जब आमदनी आना शुरू हुई तो देखते देखते हॉलैंड भी चमक उठा और उसके बाद आज एक अमीर तरीन मुल्क है। आज हॉलैंड के पास इतनी दौलत है कि उसके 14 मिलियन लोग बिल्कुल अब काम ना करें अगले 200 साल तक, तो वो जो दौलत जमा है उसके सूद से उनका गुजारा होता है। जिस ज़माने में मैं वहाँ था तो ये सिस्टम था कि मुझे इससे हैरान प्रॉब्लम भी होती थी काम में कि जो हमारे साथ लड़के काम करते थे एनालिस्ट वगैरह, उनकी होती थी तनख्वाह 3500 वगैरह गिल्डर। लेकिन उनको अगर आप किसी वजह से निकाल दें
तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि फिर उनको 1800 गिल्डर स्टेट देना शुरू कर देता था अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो वहाँ कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड हो जाए उसको कोई मसला नहीं है। 1600 से लेके अगर फैमिली के साथ रहो तो 16, अलग रहो तो 1800 गिल्डर। इस कदर अमीर मुल्क है कि बगैर काम किए हुए वो ज़िंदा रह सकते हैं। इंग्लैंड के पास भी बेइंतहा दौलत है, इसीलिए वहाँ भी सोशल वेलफेयर वगैरह है। तो इमरान खान वगैरह को ये सब हिस्ट्री पता, कहते हैं इंग्लैंड जैसा बनाऊंगा, तो इंग्लैंड जैसा जाके लूट के लाओ कहीं से फिर बनाओ। इंग्लैंड ने तो 200 साल लूटा, हमने तो कोई नहीं लूटा, हम तो लूटते रहे। जब अंग्रेज़ चला गया तो हमारे दूसरे लोगों ने जो ब्राउन साहब लोग आ गए, उन्होंने लूटना शुरू किया। और पनामा का अकाउंट और स्विट्ज़रलैंड का अकाउंट भरते चले जा रहे हैं, आज भी भर रहे हैं। उसके बावजूद ये मुल्क आगे बढ़ता है, उसके बावजूद ये मुल्क तरक्की कर रहा है, इतने लूट के बावजूद। नाज़रीन, लूँगा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज जो शेयर्स सर फहरिस्त हैं इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, उसमें माशाल्लाह दोनों सुई गैस की कंपनीज़ हैं। मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि गैस की अवेलेबिलिटी जैसे से बढ़ रही है, ये गैस के कंपनीज़ के फ्यूचर बेहतर होता जा रहा है, इसको ज़रूर लेते जाएँ। सुई साउदर्न गैस में ₹1.144 का इजाफा हुआ है, 9.5 मिलियन का काम हुआ ये, और ये आज 30.34 का हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस में भी 14 पैसे का इजाफा है, 6.8 मिलियन का काम हुआ है, और ये 42.85 का हो गया। ये दोनों कंपनी को आप लेते जाएं, इसकी वजह शिफ्ट है, हिस्टोरिक शिफ्ट है इन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस थ्रू LNG प्रोसेस। जैसे ही ये इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत कराची से लाहौर गैस पाइपलाइन जारी है, जिसमें LNG मादा फॉर्म में यहाँ से पंप किया जाएगा लाहौर, और वहाँ जाके इसको फिर गैस की शक्ल दी जाएगी। ये होते ही पंजाब में गैस की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक और LNG प्लांट यहाँ लग रहा है उतारने के लिए, और वहाँ पे ज़ाहिर है इसके लिए तो गैसिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। शिप्स आएंगी और डायरेक्ट इस पाइप में छोड़ देंगी वो, और इस तरह से पाकिस्तान में गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। ऑलरेडी पंजाब में CNG फिर से खुल गए, और इंडस्ट्री में भी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई है। तो ये गैस का काम बढ़ेगा तो ज़ाहिर है ये दोनों कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और जल्दी मैं देखता हूँ कि कराची में भी LNG का जो गैस है, अगर वो मिलना शुरू हो जाए, तो अभी जो पाकिस्तान साउदर्न रीजन में गैस मिल रही है वो सुई साउदर्न गैस की गैस है, जो कि 67.5 kg के हिसाब से बिक रहा है, जबकि इम्पोर्टेड कतरी गैस जो है, जो कि पंजाब में इस्तेमाल हो रहा है, वो 41.9 का बिक रहा है। एक ख़बर आई थी 2 महीने पहले कि बहुत जल्द साउदर्न एरिया में भी LNG वाला गैस यानी कि कतरी गैस इस्तेमाल होगा और रेट कम हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन ये हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि टर्मिनल भी एक और लग रहा है, गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये जो अगले 1 साल के अंदर जिस तरह से फ्यूल और एनर्जी की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, पावर प्लांट्स भी बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इससे हमारी ग्रोथ जो है कम से कम 1% इसके वजह से इजाफा और हो जाना चाहिए। पिछले साल अगर हमने 4.7 का ग्रोथ दिखाया, तो अगले साल 5.7 होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बात की है कि आने वाले ये इस साल के बाद वाला साल जो है वो मज़ीद बेहतर होगा, और हो सकता है हम लोग 6-7% के ग्रोथ रेट पे चले जाएं, विच विल बी वन ऑफ द टॉप 4-5 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बातें कि जी पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, खुदा न खास्ता, कुछ ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जाएगा, मजबूत से मजबूत हो रहा है मुल्क। फ़ौज ने हमारे इतना ज़बरदस्त काम किया कि तमाम टेररिस्टों को ख़त्म कर दिया। ये जो चीफ़ जस्टिस के बेटे को उठा के ले गए थे, उसको भी एक ज़बरदस्त अटैक करके टैंक में रिहा करा ले गया, और काफ़ी टेररिस्टों को मार दिया हमारी आर्मी ने। तो अब ये छुपने की जगह कम से कम होती चली जा रही है। पहले वो ले जाते थे पकड़ के, सबको फाटा, जहाँ उनको बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ था नॉर्दर्न
वज़ीरिस्तान में, उस पर तो आर्मी बैठ गई जाके उनके बॉर्डर तक, शवाल तक पहुंच गई। तो ये टैंक में कहीं, टांग जो है वो भी एक कबायली इलाके शुरू होने से पहले का इलाका है, वहाँ कहीं छुपा कर रखा हुआ था। तो वहाँ उनको बस्ट किया गया, बुरी तरह मारा है उनको, और उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। तो हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का था, और एक और जो इशू था पाकिस्तान में वो था कि लोगों के मज़हब के नाम पे, ज़बान के नाम पे लोग नफ़रत फैलाते थे और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता था। तो उस पर भी जब से ये नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अब पाबंदी लग गई है। कोई भी मज़हब के नाम पे अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीर या गाली वगैरह नहीं दे सकता, जिसकी वजह से भी आस्ते आस्ते सोसाइटी में बेहतरी आ रही है। तो इंशाअल्लाह ये मार्केट ऊपर जाएगी मज़ीद। इसके बाद जो वॉल्यूम लीडर है एंग्रो फर्टिलाइज़र है, 66.9 का हो गया जनाब। ये गिर के 64 वाला का जब हो गया था और लोग कह रहे थे कि नीचे आएगा, मैंने कहा था कि भाई 20% शेयर अभी 66 पे बिका है। ये किसी बड़ी पार्टी को उन्होंने बेचा, तो ये 66 से कम कैसे हो सकता है। और हमारी इन हाउस कैलकुलेशन है कि ये कम से कम शेयर 77 का फेयर वैल्यू इसकी है। तो गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो फर्टिलाइज़र का काम भी बढ़ेगा। फर्टिलाइज़र कुछ नहीं होता, गैस ही होता है। इस पर भी 4.9 मिलियन का काम हुआ है, और ये मज़ीद इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा। इसको भी आप ले सकते हैं तो ले लें। मेरा फेवरेट लॉन्ग टर्म शेयर इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल नंबर 4 है। टर्नओवर में आज 4.7 मिलियन का काम हुआ, इसमें 32.91 का हो गया, 44 पैसा बढ़ के। ये शेयर आज से नहीं, जब ये बहुत छोटे कीमत पे था तब से मैं 200 की बात इसलिए इस बुनियाद पे कहता हूँ कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। पोर्ट कासिम में ये बल्क टर्मिनल बन रहा है, जिसकी अशद ज़रूरत है। कराची का बल्क टर्मिनल बहुत ही छोटा है, तो बहुत बड़े बल्क टर्मिनल की हमें ज़रूरत है। मईशत जिस तरह से तरक्की कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये टर्मिनल एक ज़मीन है, टर्मैक है, उस पर कोई ख़ास मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। 24 घंटे जब वहाँ माल उतरेगा चढ़ेगा तो उस पर जो पैसे मिलते हैं वो उसके हिस्सेदार आप बन जाएंगे। तो आपकी शेयर को ये शेयर अगले 200 साल तक आपको कमा के देता रहेगा। यहाँ डिप्रिसिएशन ही नहीं है। और इसकी जो कंपैरेटिव वो डाटा है वो ये है कि यही ग्रुप, कैप्टन हलीम का ही ग्रुप है जो इसको स्पीयर हेड कर रहा है। जहांगीर सिद्दीकी इसमें थे लेकिन शायद वो निकल चुके हैं। तो इन्होंने एक टर्मिनल पहला बनाया, प्राइवेट टर्मिनल कंटेनर उतारने का, जिसका नाम है PICTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। बहरहाल तो जब मैं आया था 2009 में तो उसकी कीमत थी 60 रुपये, और मैं कहता था कि क्या 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 करता क्या। उन्होंने कहा जी ये कंटेनर उतारता चढ़ाता है, और आज उसकी कीमत 300 से भी ऊपर है। उसी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि अगले कुछ सालों में ये 200 तक पे जा सकता है बड़ी आसानी से। इसके बाद वॉल्यूम लीडर जनाब विद 4.7 मिलियन दीवान सीमेंट है, 16.4 का है, 40 पैसा बढ़ा हुआ ये। दीवान सीमेंट का मसला है बैंकों के साथ, बहुत बड़ा उन्होंने नुकसान दिया है बैंकों को। निगोसिएशन उनकी चलती रहती है। जब अच्छी खबर आती है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जब बुरी खबर आती है तो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक ग्रुप है इन ट्रबल, स्लोली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। तो दीवान मोटर जहाँ पे शहरोज़ नाम की गाड़ी बनना शुरू हुई है वो उसकी वजह से चल रहा है। सीमेंट तो सीमेंट प्रोडक्शन पे आ गया है, इसकी चीज़ आप देख सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है तो साथ साथ ये भी बूम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो 2-3 इसके और प्रोजेक्ट हैं लाइक दीवान फाइबर, वो सब बैठे हुए हैं। उसका जो लॉस का वेट है वो इस ग्रुप को हमेशा खींचता रहेगा। तो ये ग्रुप रिस्क फ्री नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, जिसके पास है वो रखे, बहुत ज़्यादा इस पर ना लगाइए। इसके बाद जहांगीर सिद्दीकी का नाम है, 2.9 मिलियन का काम हुआ है, 22 पैसे बढ़ा हुआ है, 21 रुपये का 5 पैसे का हुआ। मैं नहीं था जब, बताते ये शेयर 1400 तक पे गया है, और आजकल नैब और SCCP उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि 1400 तक कैसे गया था ये शेयर। साथ ही साथ इन्होंने एक और शेयर चलाया था जिसका नाम है ANL, उसका नाम था, वो भी 100 रुपये से ऊपर चला गया था, बाद में वो 4 रुपये का हुआ। और ये जहांगीर सिद्दीकी का शेयर जो था 1400 से करके 14 रुपये पे आ गया था,
आज 21 रुपये का है। इस ग्रुप को भी मैं पसंद नहीं करता इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। PTCL 16.37, 2 मिलियन का काम हुआ इसमें, 28 पैसे बढ़ा हुआ है। PTCL भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लो मूविंग शेयर है। जिसने लगाया हुआ रखे, लेकिन नए के ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। दीवान मोटर में 18 पैसे का इजाफा है, 1675। यहाँ पे कुछ गाड़ी वाड़ी बन रही है, और जो ख़बरें थी रिनॉल्ट के साथ इश्तराक का, वो बिल्कुल ही लगता है गलत निकला। फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। बहरहाल अब शेज़ोर भी अगर बन रहा है तो उससे भी इस पर मूवमेंट आनी चाहिए। ट्रक की बड़ी ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कल ख़बर आई कि मान नाम की बहुत ही बड़ी कंपनी जर्मन है, बहुत ही बड़े बड़े ट्रक बनाती है, उसने पाकिस्तान में प्लांट लगाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि उसको 500 गाड़ियों के तो ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि CPEC पे इस्तेमाल होगा। तो अब आप देखिए कि CPEC कितना बड़ा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है हर किस्म की इंडस्ट्री के लिए। ट्रक भी बिकेंगे बहुत, और सीमेंट भी बहुत बिकेगा, लोहा भी बहुत बिकेगा इस चक्कर में। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां रुख कर रही हैं पाकिस्तान का, इसलिए दीवान मोटर को भी चलना चाहिए। कोई ना कोई पार्टनर चाहे तो पकड़ सकते हैं ये। और इसकी वजह से आपने देखा कि गंधारा इंडस्ट्रीज़, गंधारा निसान में तेज़ी आई हुई है, क्योंकि वो उनकी निगोसिएशन ऑलरेडी फियाट वगैरह से चल रही है। इसके बाद TRG पाकिस्तान का नंबर आता है जनाब, 1.4 मिलियन का काम हुआ है, 35.75, और इसमें 15 पैसे का लॉस है। इस शेयर को थोड़ा मैं ओवर वैल्यूड समझता हूँ। 30 तक ये सही है, उससे ऊपर ज़्यादा लगता है। इनके लिए बड़ा आसान है कि ऐलान कर दे कि जी बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है, और उससे जो है ना वो लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं। नेशनल बैंक में 30 पैसे का इजाफा है, 60.98 का हुआ ये। इसके बारे में मैंने बहुत दिन पहले कहा, ऐसे मजाक भी किया कि आप इसको चलाने दें, मुझे फ्री हैंड दे दें, 3 साल में इसको मैं 200 का करता हूँ, 250 का करता हूँ, नेशनल बैंक से MCB के ऊपर लेके जाऊँगा। क्यों? अभी ये बैंक जो है बिल्कुल सो रहा है, गवर्नमेंट का बैंक है, लोग वहाँ के अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को शहंशाह समझते हैं। 2 घंटे के लिए बंद करके बैठ जाते हैं दोपहर के वक्त, जब पीक टाइम होता है काम का, और समझते हैं कि उनको कोई निकाला नहीं जा सकता। वहाँ के एक ड्राइवर की तनख्वाह 80-80, 90-90 हज़ार है। तो जब वो निकाल दिया जाएगा ये 80-80, 90 हज़ार के ड्राइवर्स को, और ये बंद हो जाएगा, और अच्छी सर्विस ये देंगे, तो ये क्यों नहीं शेयर 200 का हो। मार्केट में गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।